हाय गाइस, पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम दोनों को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हमने कितना मस्त पॉडकास्ट शूट कर लिया था और आप लोगों का ग्रेट रिस्पॉन्स था यार। इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि इतना सारा प्यार दे दोगे हमारे उस पॉडकास्ट के ऊपर। तो इसीलिए हम सेकंड एपिसोड के साथ आ गए। ट्रस्ट मी, मतलब पहले एपिसोड के बाद ना मेरे को इतने मैसेजेस आए और ऐसे ऐसे लोगों के आए जो इंडस्ट्री में पिछले 5, 6, 8 साल से भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बड़ा मस्त कर रहे हो आप। तो सच बताऊं तो पहले मेरे को लगा 50,000 व्यूज़ के लिए मैं यार क्यों बना रहा हूँ दोबारा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, व्यूज़ जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, व्यूज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ड्राइविंग फैक्टर है किसी भी सीरीज़ को नया स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे लगा 50,000 अच्छे व्यूज़ नहीं है, बट मेरे को जो इम्पैक्ट फील हुआ उस इम्पैक्ट के लिए सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज भी हम बहुत सारी बातें करने वाले टेक से रिलेटेड, सारी जो भी टेक वर्ल्ड के अंदर चल रहा है ट्रेंड, हम वो बातें करेंगे। क्या ट्रेंड से मुझे एक बात याद आई, शुरू में ट्विटर पे एक्टिव है कि आजकल तू? अरे मैं तो काफ़ी एक्टिव हूँ उसके। एक्टिव है, हाँ। दोस्तियाँ टूट रही है भाई, देखा मैंने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो नए नए यूट्यूबर्स है उनकी मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रेंडशिप टूटनी शुरू हो गई है। खैर मैं अपनी स्टोरी भी सुनाता हूँ। ये मेरी स्टोरी भी नहीं है, मेरे से जो पहले यूट्यूबर आए थे टेक वाले, उनकी भी स्टोरी है। पहले ग्रुप बनता है, फिर वो ग्रुप टूटता है। मेरे बारे में भी ये हुआ था। हम शायद 4 या 5 यूट्यूबर थे, हम मिलकर फ़ोन खरीदते थे। हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था, साथ खाना पीने वाला, बातचीत करने वाला, टेक के बारे में डिस्कस करने वाला। फिर महीने के आखिरी में जितने भी फ़ोन खरीदे थे मिलकर यूज़ करते थे, एक एक करके वीडियो बनाते थे, फिर महीने के आखिरी में पैसे स्प्लिट करते थे। वो हुआ, हमने बहुत किया, फिर हमारी भी दोस्ती टूटी। अब मेरे को अब फील हो रहा है कि हाँ, शायद नेचर का ना, ये नेचर मतलब कुदरत वो एक जनरल ट्रेंड है कि एक ग्रुप बनता है स्टार्टिंग में, फिर कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, फिर बाकी उसके बारे में सॉल्टी हो जाते हैं। सॉल्टी वो तो हो ही जाता है। हर अच्छी चीज़ को कभी ना कभी खत्म होना ही पड़ता है। ये जनरल है। तो मतलब मैं जस्ट ऐसे बताऊंगा कि जो भी नए यूट्यूबर आ रहे हैं, डोंट वरी गाइस, ये जनरल है, सबके साथ होता है। इट्स मतलब मैंने देखा है बहुत पार्ट ऑफ लाइफ है यार, पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई बुरी बात नहीं हो रही है, डोंट वरी, सब ओके है। आगे चलते सब अच्छा हो जाएगा। तो अब हम वैसे स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। मैं एप्पल इवेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये ऑप्शन है इसके अंदर, एप्पल इवेंट, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी और एक तो कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी थी उसके अंदर। वो कंट्रोवर्शियल आईफोन SE 3 आपने सही गेस करा उस बात को। तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। आपके क्या थॉट्स हैं SE 3 को लेकर? मैं एक बात बताता हूँ, मुझे जो है ना जब हमने रिफर्बिश फ़ोन वाली वीडियो बनाई थी तो मुझे iPhone 8 का डिज़ाइन बहुत फैंटास्टिक लगा था। मैं याद है को मैंने कहा था टच ID यार यूज़ करके बड़ा मज़ा आया था उसमें। कुछ लोग अभी भी बचे हैं जो टच ID को पसंद करते हैं। मतलब मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ वो टच ID और वो पतला सा डिज़ाइन वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस आईफोन लेटेस्ट वाले iPhone SE के अंदर। बाकी यार मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा फ़ोन नहीं है कि मैं खुद खरीदूँ। मैं एप्पल यूज़र हूँ, मैं एप्पल को बहुत पसंद भी करता हूँ, तब भी मैं नहीं खरीदना चाहूँगा। बस वो मज़ा आता है कि जब ब्रांड खुद नॉस्टैल्जिया में जी रहा होता है ना, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें पुराने फ़ोन के बारे में बात करनी चाहिए। लोग रिलेट कर पाते, जो भी आप में से यूज़ कर रहे हो फ़ोन, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे आपको भी खुशी होगी ना। तो एप्पल क्या नहीं कर सकता? ऐसा कर सकता है। नॉस्टैल्जिया हमेशा हिट करता है बंदे। मैंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी मैंने, कि अगर यही चीज़, देखो ये एप्पल ने फ़ोन लॉन्च किया, ये फ़ोन चाहे हम कितने बोलें कि एवरेज ही बिकेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पर टीम ने ना कट लिया है कि बीच में प्लांट रख लो, खाली खाली लग रहा है। बट पॉडकास्ट सुनते हैं भाई लोग, देखते हैं बहुत कम है। समझो गाइस, पीछे सारी टीम बैठी है, एस्थेटिक्स मैटर। चलो जी, बढ़िया। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अगर SE 3 जैसा कि एक रिसाइकल डिज़ाइन सैमसंग में जैसे S7 लाती है, उसमें 8 Gen 1 डाल दिया, थोड़ा इम्प्रूव कैमरा कर दिया उन्होंने, एंड वही अराउंड 35-40 राउंड का बेचते हैं वो, तो क्या लोगों का सेम रिसेप्शन रहेगा उसके लिए जैसा SE 3 के खिलाफ रहा? क्योंकि SE 3 तब भी बिकेगा चाहे हम कितना ही बोलें कि एवरेज फोन, वो सेब के पीछे लोग भागेंगे। बट क्या सैमसंग के साथ वो होएगा? आई डोंट थिंक। मैं तो देखना चाहूँगा फ़ोन यार, कितना सुंदर था S7। मैंने शायद किसी का ट्वीट पढ़ा था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि S7 में ऐसा कुछ आ गया तो मैं खरीदना चाहूँगा। मैं भी खरीदना चाहूँगा ऑनेस्टली। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, बिकॉज यूजुअली एप्पल के पास एक पास रहता है कि वो कुछ भी ऐसा करे ना तो वो
उनको कोई ज़्यादा कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उनको पता है उनका माल बिकता है। बट उन्होंने उस हिसाब का काम भी किया है, वो भी है। मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैक स्टूडियो ना सारे यूट्यूबर्स के लिए बना दिया है डेफिनेटली। अगर कोई हाई प्रोडक्शन काम करता है तो यहाँ पे इसकी नीड है। हम तो इतना खुश है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम इतना खुश है। मैं अभी पता है तेरे को नहीं बताया होगा मैंने, मैं आज सुबह भी जो हूँ यूनिकॉर्न एप्पल स्टोर पे गया हूँ मैक स्टूडियो पता करने के लिए। अभी तक इंडिया में किसी के पास स्टॉक नहीं है, पता नहीं किसी ने खरीद लिया हो तो मुझे वो नहीं पता, बहुत डिमांड में यार। प्लस मैं आई इन्वेंट भी गया हूँ और बहुत सारे एप्ट्रॉनिक्स, शायद बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे स्टोर खुले हुए, मैं सब पे विजिट कर चुका हूँ पिछले 3 दिन में, मुझे कहीं पे भी स्टॉक नहीं मिला है। मैं बहुत परेशान हूँ। अभी जो किसी ने एक मुझे वादा तो किया है कि मिल जाएगा 2-3 दिन में, तो मैं खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 8K हम उसके अंदर मस्त लेवल पे एडिट कर सकते हैं। और मैंने आई जस्टिन की वीडियो देखी थी, अराउंड शायद उसमें 10-12 पता नहीं कितनी प्रोरेज उसने वीडियो 8K की चला दी थी, एक साथ स्ट्रीम कर पा रही थी। ये यूट्यूबर्स के लिए ड्रीम है, और वो भी सिर्फ 8 लाख रुपए में। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, ए भगवान, मेरे को लगा नहीं था मैं कभी बोलूँगा सिर्फ 8 लाख रुपए। ऐसा नहीं है, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ मैक प्रो से, जो कि 48 या 38 लाख के, अगर आप खरीदना चाहो तो अगर आप उस हिसाब से प्राइस डिफरेंस देखोगे और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखोगे तो कितना ज़्यादा फर्क है यार। वो 8 लाख छोटी रकम नहीं है, बट हाँ जो हमें परफॉर्मेंस मिल रही है दैट इज अ बिग जंप। अगर हाँ, क्योंकि उसकी 8 लाख की जो परफॉर्मेंस है ना मैक स्टूडियो की, वो 38 लाख के बराबर काफ़ी कुछ कंडीशंस में आ रही है। तो ये एप्पल ने बहुत बड़ी विन ली है, शायद इसीलिए तेरा पॉइंट जस्टिस मतलब मिल सकता है कि आईफोन SE वाला सिर्फ एप्पल को ही पास मिलता है इन सबका, क्योंकि काम ही इतने रेवोल्यूशनरी करता है। भाई किसी में दम नहीं था हेडफोन जैक हटाने का, हटा दिया। अब सुनने में आया कि चार्जर भी वाला वो चार्जिंग पोर्ट भी हटा रहे हैं कुछ, मेरे को नहीं पता सच है कि मतलब कई लोगों का कहना है कि उनका है कि वी मेक इट अ पोर्टलेस डिवाइस। तो मतलब सब बहुत टाइम से चल रही है बात, बट अब वो होगा कब की नहीं पता नहीं। वो करने में भी 5-7 साल तो लगेगा। बट एप्पल ही करेगा नहीं, वो ही करेगा यार। ये इस सेब की बात ही कुछ और है भाई। बट हाँ, काफ़ी लोग खा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, जो है कि MIUI 13। जो डिवाइसेस खराब हो रहे हैं अपडेट होते हैं, बहुत सारे मेरे को इतने लोगों ने ट्विटर पे टैग किया है, मुझे इतना फील हो रहा था, तो बहुत बुरा लगा था वो देख के। एंड इससे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपनीज रहती ये फोन्स तो फ्लड कर देती मार्केट के अंदर। आप हर दिन देखते हो नए फोन्स आ रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर का जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है कहीं ना कहीं वो एक बैक सीट ले लेता है। एंड दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि वर्क करना चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज आप अपना हार्ड अर्न मनी आप खर्च करो। तो फिर दैट इज़ वाई कंपनीज लाइक सैमसंग, एप्पल या फिर गूगल ये इतना आगे इतना इनका नाम लिया जाता है जब आप एक लॉन्जेविटी की बात करते हो। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या इन कंपनीज को कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ? देखो ऑब्वियसली लेना चाहिए, ये तो मतलब ऑब्वियस आंसर तो है ही, बट मैं ये भी समझ रहा हूँ कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं ना अब मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता, हम तो कुछ भी नहीं है यूट्यूबर्स, मतलब टू बी ऑनेस्ट, कि अगर मैं अपने आप को ब्रांड बोलूँ, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, बट एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप 4 टेक यूट्यूबर्स को देखते हो और हम सारे एक इंडिविजुअल ब्रांड है। अगर एक टेक यूट्यूबर दिन की बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियोज़ दे देता है 3, दूसरे को भी डर लगेगा, वो भी पूरा पुश करेगा अपने आप को कि मैं भी 3 वीडियोस पुश करता हूँ। मुझे सेम ब्रांड के लिए फील हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि कुछ नए ब्रांड ऐसे आए सब ब्रांड बनकर किसी बड़े बड़े कंपनीज के, कि उन्होंने फ्लड कर दी मार्केट। तो बाकी को अपने आप को लाइक रेलिवेंट रखने के लिए, जैसे Xiaomi हो, चाहे कोई भी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, उन ब्रांड्स को रेलिवेंट रहने के लिए फ्लड करनी पड़ी मार्केट, जिससे वो भी हर जगह पे दिखे, हर 500 रुपये के प्राइस सेगमेंट में दिखे। 13,000 रुपये मेरा फ़ोन है, 13,500 रुपये मेरा ये फ़ोन है, 14,000 रुपये मेरा फ़ोन है। आज के टाइम पे यही हाल हो रखा है, और ये फ्लड कंपटीशन की वजह से फ्लड हुई है मार्केट। कभी कभी ओवर कंपटीशन भी सब मैस कर देता है, ऐसा मुझे समझ में आया। एंड अगर आपको अपना नाम बनाना ही है, जैसे रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनीज के अराउंड कंट्रोवर्सी होती है कि हमारा मदरबोर्ड डेड हो गया अपडेट के बाद, हमारा कैमरा चलना बंद हो गया अपडेट के बाद। तो अगर आपको अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी बनानी है और आप अपने बॉक्सेस पे या प्रमोशन करते हो कि वी हैव नंबर 1 क्वालिटी चेक्स इन द इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, तो फिर आपको उसको बैक भी करना चाहिए सॉफ्टवेयर के साथ, बिकॉज दैट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने सब ने सुना था जब OnePlus 770 इनके साथ एक अपडेट रिलीज किया था जिससे वो परफॉर्मेंस डिग्रेड ही कर रहे थे। आई रिमेंबर। तो ऐसी चीज़ें एज अ ब्रांड आई गेस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ही रेपुटेशन को हेट मिलता है, चाहे आप कितना भी अच्छा फ़ोन निकालो। नहीं, मैं इस चीज़ को क्लियर आंसर मैं देना चाहूँगा। फॉर श्योर Xiaomi को अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जितनी हेट मुझे ट्विटर पे या फिर इन जनरल अपने कमेंट सेक्शन पे दिखती है ना MIUI के लिए, और Xiaomi अपने आप को एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी बोलता है बहुत पहले से, सॉफ्टवेयर कंपनी से हुई है, तो उनके लिए बहुत बुरी बात भी है कि वो आज के टाइम पे इस ढंग का सॉफ्टवेयर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वर्क 100%
करना चाहिए, ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। खैर बट मैं ये भी बोलना चाहूँगा आज के टाइम पे हर एक ब्रांड स्ट्रगल कर रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट देने में। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा एक लेवल होता है हार्डवेयर का, वो अचीव कर चुके हैं लोग डेफिनेटली। बेस्ट जिसे कहते हैं ना कि लगा लो 15,000 पॉइंट आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है। अब काम है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर पे वर्क ही नहीं करना चाह रहे हैं। उस सैचुरेशन जो हार्डवेयर है ना, जो इस पे ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुका है, 15,000 में और बेस्ट से बेस्ट स्पेसिफिकेशंस लेते आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे ना, ऑलरेडी फोन बिकना चालू हो जाएंगे। एमोलेड वगैरह आ गया, हाई रिफ्रेश रेट आ गया, क्या फायदा अगर आपको लैग मिल रहा है चलाने में तो। सही बात है। एंड इसी से अगर हम आगे से कंटिन्यू करें, जो एक मेरी और आपकी भी पर्सनल शिकायत रही वो है कि इस साल जो हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहे हैं स्नैपड्रैगन 695 की वजह से पूरा मार्केट मैसअप कर दिया उन्होंने इस बार। इसके बारे में तो गाइज मैंने ऑफिस में 3 बार बात कर लेते हैं, रोज 3-4 बार ना बात हो ही जाती है डिटेल में कि क्या स्नैपड्रैगन 695 की वजह से कैमरा खराब हो रहा है, कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, ये सब करते रहते हैं बात। ये एक ऐसी बात है, जब 695 लॉन्च होने वाला तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि एक 7 सीरीज़ की चिप से बेटर रहेगा ये, एंड कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में शायद बेटर भी हो, बट 4K सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर लिया, बट 1080p 60 भी नहीं है उसके अंदर। एंड उसकी वजह से Redmi Note 11 Pro Plus 5G, एक तो नाम इतना बड़ा है, ऐसे फ़ोन जिनका प्रीडिसेसर Note 10 Pro Max कितना अच्छा फ़ोन था, वो कितना अच्छा कैमरा था उसका, ऐसी चीज़ों में कट डाउन देखना फिर अच्छा भी नहीं लगता यार कि मतलब आप सेम चीज़ अगर आप पिछले साल फ़ोन खरीदते तो आपके लिए बेटर वैल्यू मिलती हो, इस साल आपको डाउनग्रेड देना पड़ रहा है। ये हर ब्रांड के सिर्फ 5G के नाम पे, 5G के नाम पे, 695 के नाम पे, बिकॉज 5G पे देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ यार, अभी ठीक है इट इज़ द फ्यूचर, बट इंडिया में अभी 4G ढंग से नहीं चलता, 5G आपने बैंड दे दी, बट वो एक्टिवेट कब होगा तब तक यार इतना आगे क्यों सोचना फिर आपको। पर मैं फिर से वही बात कहूँगा ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा 5G लिया है कि बाकी ब्रांड्स को भी लाना पड़ेगा ना। और हाँ यार मेरे को जस्ट एक बात बताइए, मेरे को सर्च करने का टाइम नहीं मिला, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो स्नैपड्रैगन 695 है इसकी ISP बेकार है क्या? मेरे को पता नहीं, क्योंकि जितनी भी हमने फ़ोन टेस्ट करे उनके कैमरे में वो दम नहीं है, एवरेज उनका रहा है आउटपुट हमेशा। अब वो आई डोंट नो ISP है वजह से क्या है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत थी मेरी भी बहुत थी। Note 10 Pro Max मैं अगेन एग्जांपल लूंगा बिकॉज उसका कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा था वो, हमने जितने भी रिव्यूज देखे खुद टेस्टिंग करी है, बट 11 Pro Plus 5G में बहुत ज़्यादा एवरेज था, बहुत एवरेज कर दिया, और सिर्फ 5G के नाम पे, मतलब बार बार वही फील हो रहा है 5G परेशान हो गया, एक तो चिप शॉर्टेज, 5G, बहुत सारे फैक्टर अजीब सी हुई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस फील हुए हैं अभी टेक वर्ल्ड के अंदर ना। तो आई एक्सपेक्ट कि आगे जाते वक्त ये थोड़ा और बेटर हो, बिकॉज अभी तो मज़ा नहीं आ रहा, अभी खिचड़ी बन रखी है 20 के नीचे। एंड पर गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक सॉर्टेड वीडियो लेकर आएंगे वेल रिसर्च के साथ, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, 20,000, 25,000। डोंट वरी, अभी हम भी कंफ्यूज है, बट हम टेस्टिंग में लगे हुए हैं, बट हम एक अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। हम बस बोलने के लिए वीडियो नहीं लेकर आएंगे बेस्ट स्मार्टफोन की, हम टेस्ट करके लेके आएंगे डेफिनेटली। हम अराउंड 4 लोगों की टीम हो गई है जो फ़ोन टेस्ट कर रहे हैं। अब महीने में हम 4 रिव्यू पुश कर सकते हैं यूज़ करके। हमने इस लेवल का अलग अचीव कर लिया अपने आप को, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। तुझे पता है पहले अकेले टेस्ट करता था, फिर साथ में एक और बंदा था, आज जो है पूरी टीम बन चुकी है सिर्फ टेस्टिंग की, जिसमें कैमरा इन्वॉल्व नहीं है। कितनी अच्छी बात मेरे को फील हो रही है कि बस खुशी है बस ये मेरी। अगर आपको और फास्ट अपडेट्स चाहिए, हमारे BTS चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जहाँ पर मैं, संचित भैया सब रहते हैं वहाँ पर, एंड हम सब बात करते हैं आपसे, तो आप वो भी ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी वहाँ पे नीचे। सीधा उस पर क्लिक करोगे, पिछली बार हमने ढंग से लिंक नहीं डाली थी, इस बार क्लिक करते सीधा आपका टेलीग्राम खुलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वर्ल्ड में इसके लिए, GOS। अच्छा, इसके बारे में तूने मुझे बताया था। गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, जो सैमसंग का पूरा बवाल मचा था कि वो कैसे परफॉर्मेंस कंट्रोल कर रहे थे टू फेवर बैटरी लाइफ। एंड इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज का कितना कंट्रोल होना चाहिए हमारे डिवाइसेस के ऊपर। तेरा ओपिनियन क्या है? मेरा भी ना इसके बारे में कुछ ओपिनियन है नहीं, मुझे ना इतनी बुरी बात लग नहीं रही थी, बट जब जब मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी ना कि वो Note 7 जितना सीरियस ले रहे इस इशू को, जो Note 7 ब्लास्ट हुआ था ना, जितना सीरियस मैटर वो था सैमसंग का, उतना ही सीरियस इस GOS को ले रहे हैं सैमसंग। मेरे को जानना है इसके बारे में, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि अगर आप कोई फ़ोन लेते हो, चाहे वो कितना भी महंगा फ़ोन हो, आपके पास उसका कंट्रोल होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो कंपनी को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि
हम कि हमें लगता है कि आपकी बैटरी इससे बचेगी तो उनका परफॉर्मेंस लिमिट कर देंगे। ये तो एप्पल भी करता है ना, एप्पल के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर उन्होंने कुछ अपडेट लॉन्च किया था। इतनी सीरियस कंट्रोवर्सी थी वो, जो कि मतलब अगेन जैसा कि मैंने कहा एप्पल के पास एक पास रहता है हमेशा कि वो थोड़ा सा डॉज करके निकल जाते हैं। तो आपके पास कंट्रोल रहना चाहिए, बिकॉज आपका डिवाइस है, कैसे भी यूज़ करो आप, कंपनी के पास नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वन प्लस ने भी ऐसा कुछ किया था कि बाकी ऐप्स में वो अपना परफॉर्मेंस लिमिट कर रहे थे वो, बट जहाँ पर बेंचमार्क्स की बात है वो बूस्ट करते थे यहाँ पर, ताकि यूजर जब रन करेगा तो उसको लगे कि अरे यार क्या स्कोर है मेरे, क्या परफॉर्मेंस है मेरे फोन की। एंड उन्होंने भी अपडेट लॉन्च किया। ओके, अब मुझे पॉइंट क्लियर हो रहा है इस बात से, इस बेंचमार्क वाली बात से क्लियर हुआ मुझे कि कितनी सीरियस बात है। एंड उन्होंने भी अपडेट लॉन्च किया है, उन्होंने भी एक्सेप्ट की उनकी गलती है। सेम गोस फॉर सैमसंग की जो 10,000 ऐप्स की लिस्ट थी, उन्होंने उसको फिक्स किया। उनके प्रेसिडेंट ने खुद अपॉलॉजी दी कि हमसे गलती हुई है एंड हम अपडेट पुश करेंगे। इनफैक्ट हमारा जो अल्ट्रा है उस पर भी अपडेट आ चुका है वो। हाँ, तूने मेरे को सुबह बताया। एंड परफॉर्मेंस उसमें भी काफ़ी अब हमारे पास ऑप्शन है, सो इट इज़ मच 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 बेटर। ठीक है, एक है ना इनसाइड, मतलब बहुत सीक्रेट सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, कोई एक बहुत हाई लेवल पे बंदा बैठा है, ब्रांड के, बहुत बड़ा ब्रांड चलाता है वो, उससे मेरी डायरेक्ट बात हो रही थी क्योंकि उनके फ़ोन में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी थी। मुझे लगा कि मुझे ब्रांड को बतानी चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। तब उस बंदे ने मुझे बताया कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है टेक वर्ल्ड के लिए। और अगर ये बात सच है तो भाई पता नहीं, अभी तो सारे फ़ोन उसी के साथ आ रहे हैं, शायद इसीलिए थ्रॉटलिंग दिख रही है हमें, इसीलिए परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होती हुई दिख रही है। मेरे को लगता है कि अब उनकी बात मुझे अब थोड़ी सी लॉजिकल लगने लगी कि शायद स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 कुछ तो है, कुछ प्रॉब्लम जो शायद हमसे छुपाया जा रहा है और जो हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ी लेवल की बात है। सही बात है। एंड आई गेस जो लास्ट स्टेबल चिप थी वो आई गेस 870 थी। 870, यस। एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और कूलिंग का अच्छा वो बैलेंस था। बट अब आप फ़ोन यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ कर लो, क्या पता वो हीट हो जाए, आपके हाथ में चुभती है वो जो गर्म उसमें होता है वो। सो दैट इज़ समथिंग जो स्नैपड्रैगन ऐसे कंपनी को देखना चाहिए आगे। एंड इससे मेरे को ये आता है कि हम दोनों बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं मीडियाटेक की जो नेक्स्ट चिपसेट्स आ रही। यस, 9000 8100 एंड 9000। एंड आई गेस प्रॉब्ली एक स्नैपड्रैगन किलर हमारे पास आ सकता है यहाँ पर, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस वो टाउट कर रहे हैं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। सो दैट इज समथिंग टू डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। बट हाँ, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज यूट्यूब वैंस्ड। ओके, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगेन, काफ़ी है। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स फील करके बैठे हैं। यूट्यूबर्स नहीं, यूट्यूबर्स तो खुश है कि भाई बैन हो गया, थोड़ा और हमारा बेनिफिट होगा। और अच्छा, वैसे मैं भी यूट्यूबर भूल मत। नहीं, वो तो है, ठीक है। बट हाँ, मैं बताता हूँ, मुझे लगा शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे रेवेन्यू के अंदर, बट मेरे को $200-300 का फ़र्क दिखा है। तो शायद से काफ़ी लोग यूज़र थे। मैं नहीं था यूज़र, क्या तू था? क्या मैं खुद यूज़र नहीं था। बहुत सुना था मैंने लोगों से, बट मैंने खुद कभी इसको यूज़ नहीं करा। बट मुझे जब ये बैन हुई तब पता लगा कि बहुत अमेजिंग ऐप थी, और हो सकता है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो यूज़ करती हो। आप यूज़ करते हो तो बताना हमें। बट हाँ, काफ़ी दुख तो होता ही है जब इतनी कोई अमेजिंग सी चीज़ डाउन हो जाती है। बट हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या बोले बस अब। एक के लिए नुकसान है तो दूसरे के लिए फायदा है वो, तो उस हिसाब से हाँ है। एंड यही ऐसी एप्स हर चीज़ के लिए होती है। बैन नहीं होनी चाहिए, पता है, बैन नहीं होनी चाहिए, मेरा सच में ही ओपिनियन है। अच्छा, नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। काफी अरे Web3 आ रहा है भाई, जहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम ही बंदे हैं जो सब कुछ मैनेज करेंगे, हमारे हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। और जब ऐसी कोई एप्स डाउन जाती है, जब Web3 जैसी चीज़ को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये बोलकर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहूँगा कि भाई ये ऐप बैन नहीं होनी चाहिए थी। मैं मतलब बैन होनी चाहिए थी, मैं नहीं बोलूँगा। उनका भी एक खुद की यूज़र बेस था, बिल्कुल यूज़र बेस था। और मेरे को पता लग रहा है काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं हमारी ऑडियंस की बैन हो गया, बुरा लगा है उनको। किसी भी चीज़ का फैन बेस होता है, जाता है तो दुख तो होता ही है थोड़ा बहुत इसके अंदर। तो एक मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या एक फ़ोन का ज़्यादा बिकना, उसका सेल ज़्यादा होना, वो जस्टिफाई करता है कि फ़ोन अच्छा है वो? इस हिसाब से ओप्पो और वीवो बेस्ट ब्रांड होने चाहिए, है ना? यस, उनका बहुत बिकते हैं फ़ोन। सैमसंग भी बेस्ट ब्रांड तो है ही, वैसे नंबर 1 तो बना ही हुआ है, नंबर 1 तो नंबर 2 पे रहता ही है सैमसंग। फ़ोन बहुत बिकते हैं भाई उनके। बट वैसे चलो ठीक है, सीधा आंसर करो लॉजिकल, तो ऐसा नहीं होता। हर ज़्यादा बिकने वाली या फिर हर ज़्यादा चीज़ दिखने वाली बेस्ट नहीं होती। क्योंकि आप जब अगर हम स्पेशली ऑफलाइन मार्केट, मुझे ना कैरी की बात याद आ गई, कैरी के नाटे की हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो नहीं, अगर हम जनरली हम बात करें ऑफलाइन मार्केट की भी, जो नॉर्मल यूज़र है वो जाएगा, उसको एक फ़ोन चाहिए जिसमें पीछे 4 कैमरा लगे हुए हैं और एक अच्छी स्क्रीन चाहिए वो।
तो जो शॉपकीपर होगा जाहिर सी बात है वही ओप्पो वीवो में से कोई उठा कर देगा, वो तो उनकी सेल उस हिसाब से ज़्यादा है वो, बट दैट डज नॉट मीन शॉपकीपर जो है ओप्पो वीवो सिर्फ इसलिए सेल करता है ज़्यादा क्योंकि कट ज़्यादा मिलता है, और कोई रीज़न नहीं है। वो इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उनको वो बेटर फ़ोन देना है लोगों को, वो सबको अपना फ़ायदा देखना होता है। एट द एंड बिजनेस है, ये बात कंज्यूमर भी समझता है मेरे हिसाब से, आप लोग भी समझते हो ये बात। दैट इज द रीजन कि वो वो कहते हैं हमारे इतने सेल्स हो रहे हैं, हमारे इतने नंबर्स एंड ऑल दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि वो फोन एक अच्छा फोन है वो। एंड यहीं से अगर हम बात करें कि काफी सारे ब्रांड्स का एक रहता है ना रीब्रांडेड, मैं रीब्रांडेड के बारे में बात करते हैं ना सीधी सीधी। रुक, इसी पॉइंट से बात करते हैं रीब्रांडेड के बारे में। ये हम मिस नहीं कर सकते। वन प्लस ओप्पो, जो भी रिसेंटली वन प्लस का फ़ोन आया नोड वाला, वो एग्जैक्टली ओप्पो वाला फ़ोन है। शाओमी पोको, और अब जो है iQOO Z6 और Vivo T1 एग्जैक्टली सेम फोन, सेम ही चल रहा है, ऊपर नीचे प्राइसिंग है। मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कंज्यूमर का फायदा होता है। जो आप लोग खरीदते हो फ़ोन, आपको जो है एक फ़ोन मार्केट में 15,000 का मिल रहा है और एग्जैक्टली सेम फ़ोन 14,000 रुपये का मिल रहा है, तो आपको तो फ़ायदा है ना, 1,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। बट फिर से वही पॉइंट आता है, सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर ये लोग हैंडल कर लेना, मार्केट सही हो जाएगी। फिर तो चाहे कितनी भी रीब्रांडिंग करते रहो, वो मेरे को नेगेटिव सेंटीमेंट लगेगा ही नहीं। और अगर आप इस हिसाब से भी देखो, अगर आप वन प्लस ओप्पो की बात करें, ओप्पो का रेनो 7 अराउंड 30,000 रुपये, वन प्लस का नॉट सी टू अराउंड 24,000 रुपये। 24,000 रुपये आप लोग को फायदा है यार, आप लोग को फायदा है। तो रीब्रांडेड फोन होना मतलब ये नहीं कि बुरी बात है, आप डेफिनेटली ले सकते हो उसे, बस ब्रांड वैल्यू का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एंड और कुछ बात नहीं होती यार, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एक फ़ोन को रीब्रांड करना। नहीं, कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं है वो, वही प्रॉब्लम राइज हो जाती है कि फ्लड हो चुकी है मार्केट, वो भी है। हाँ, मतलब अगर हम वीडियो बनाने जाते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 की, तो फिर हम क्या रिकमेंड करें? हम परेशान हैं कि हम परेशान ले हम लोग, तो वो खिचड़ी है। हाँ। वो ये रीब्रांडिंग ही खिचड़ी बना के बैठी है। सही बात है। तो ये हर एक ब्रांड चाहता है कि हमारा सब ब्रांड भी बिके, हमारा नॉर्मल ब्रांड भी बिके, तो ये लालच वाला फैक्टर भी है, नो डाउट। बट जो स्मार्ट यूजर है वो अपना फायदा निकाल लेगा, बट जो बाकी यूजर्स है उनका फायदा नहीं होने वाला। जिनको पता ही नहीं है कि रीब्रांडिंग क्या होता है, कि सच में iQOO और जो Vivo है सेम फोन है, किनको पता होगा? किसी को नहीं पता होगा। मतलब जो नॉर्मल यूजर है, जो ऑफलाइन वाले हैं, तो वो तो Vivo ही खरीद रहे होंगे डेफिनेटली, उनका तो नंबर 1। चल ऑफलाइन में नहीं बिक रहा खैर Vivo, वो वाला जो T1 आई थिंक, जितना मुझे पता है शायद से वो ऑनलाइन स्पेसिफिक रहने वाला है, बट ऑफलाइन स्टोर में भी आई जाती थी यार, पहुंच जाता है वो जगह बना ही ले, तो कोई दिक्कत नहीं रहती उसके अंदर वो। तो आई थिंक हमें एंड करना चाहिए पॉडकास्ट, बहुत हमें इसके बाद 1-2 वीडियोस और शूट करनी है। टाइम की थोड़ी कमी है। हम जो है बहुत सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं इन दिनों में, बहुत सारे कंपैरिजन भी करना चाहते हैं, बट फ़ोन इतने आए जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि अनबॉक्सिंग वीडियो भी दे दे, फिर उसके बाद हमारे मतलब स्टूडियो में एक ही बात पे लड़ाई होती रहती है कि कौन से रिव्यू स्टार्ट करेगा। मतलब आपको बताता हूँ, रिव्यू प्रोसेस हमारा बताना चाहिए। सबसे पहले हमारा टीम मेंबर यूज़ करता है, उसके बाद 3 से 4 दिन मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर रिव्यू चला जाता है। ठीक है, हमारी बहुत मिक्स यूसेज होती है। ये हमने बनाया है कि इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिल जाता है, मेरा भी ओपिनियन हो जाता है और टीम का भी हो जाता है, क्योंकि ये लोग भी लाइक बहुत अच्छी टेक की नॉलेज रखते हैं, तभी लाइक मिक्स होके पूरा रिव्यू बनता है। और मेरे को फिर से खुशी है बताने में कि हम महीने के 4 रिव्यूज़ पुश कर सकते हैं यूज़ करके फ़ोन, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ एंड वेरी एक्साइटेड। रिव्यू का भी मैं बता दूँ कि गाइस, रिव्यू ऐसा नहीं होता कि आपके पास फ़ोन है और 2 दिन में आपका रिव्यू हो गया। हाँ, टाइम लगता है, इन डेप्थ टेस्टिंग होती है। कुछ फ़ोन होते हैं हम 7 डेज में भी रिव्यू कर सकते हैं, कुछ फ़ोन्स के जिसमें हम शॉर्ट ही, हमें ना सेटिस्फेक्शन की बात है। कुछ फ़ोन के ऐसे होते हैं कि 7 दिन यूज़ करने के बाद क्लियर हो जाते हैं, नहीं भाई हमें पता है हम क्या बोलने वाले वीडियो में, हमें पता है कि ये फ़ोन ऐसा है। कुछ फ़ोन्स को 15 दिन लग जाते हैं और हम टाइटल में लिख देते हैं कि हमने 7 दिन यूज़ करा है, 15 दिन यूज़ करा है। डेफिनेटली ये सही रहता है। मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करी हमने चीज़ें, बट अगेन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कब हम इसका नेक्स्ट वर्जन शूट करेंगे पॉडकास्ट का। अरे तो अभी से तीसरे की बात कर रहे हैं, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, जल्दी लेकर आएंगे भाई। पार्थ का फैन बेस बन चुका है ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी, यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है। आप लोगों की वजह से ही यार ऐसे टेक कम्युनिटी और ग्रो होगी। आप अगर ऐसा बड़ा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखोगे तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ये जो आ रही है रील शॉर्ट्स हमें किल नहीं करेगा। ये मेरी तो ऐसे बड़ी बड़ी वीडियोस देखते रहो भाई, हमें सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। मेरी कोशिश ये है कि ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर दूं जो एक दूसरे की हेल्प करती है कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो भाई। और यहाँ पर वीडियो खत्म होती है, खैर अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। कर दे क्या ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय।